हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सोन रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चंबल रिवर से रिलेटेड, तो चंबल रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो चंबल रिवर का ओरिजिन इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पर विंध्यन रेंज से चंबल रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद में राजस्थान स्टेट में फ्लो होती हुई लास्ट में उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर यमुना रिवर में जाकर के एज ए ट्रिब्यूटरी मर्ज हो जाती है। यहाँ पर यमुना रिवर की जो अदर ट्रिब्यूटरीज के नेम भी यहाँ पर शो कर रखे हैं, जिसमें है सिंध, बेतवा, दासन एंड केन। ये जो चंबल रिवर है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर शो कर रखी हैं, जिसमें बनास रिवर है जिसका ओरिजिन राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में ही चंबल रिवर में मर्ज हो जाती है। यहाँ पर काली सिंध एंड पार्वती रिवर है, इनका ओरिजिन मध्य प्रदेश में होता है लेकिन ये आकर के राजस्थान में चंबल रिवर में मर्ज होती है। चंबल रिवर के ऊपर कुछ डैम कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। डैम के नेम आपको पता होना चाहिए, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज, जिसमें से कुछ डैम जो हैं वो मध्य प्रदेश स्टेट में कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं और कुछ यहाँ पर जहाँ पर से राजस्थान में एंटर करती है चंबल रिवर, चित्तौड़गढ़ एंड कोटा वाला रीजन, वहाँ पर ये डैम इस पर कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो रिजर्वेशन को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज के लिए जो नीट का एग्जाम होता है उसमें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो हैं, मतलब जो रिजर्वेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो रिजर्वेशन होता है वो उसकी मेरिट में कोई भी ओड्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता है। ओपन एग्जामिनेशन, जब भी हम किसी एग्जाम में ओपन एग्जामिनेशन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी इसमें कम्पीट कर रहे हैं, उन सभी को इक्वलिटी दी जाए। लेकिन रिजर्वेशन जो है, जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो रिजर्वेशन की वजह से जो बैकवर्ड क्लासेज है जिनको सोशल बेसिस पर एक तरीके की इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ी, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट दे करके इक्वलिटी देने की कोशिश की जाती है ताकि जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स है हमारी सोसाइटी में उनको ख़त्म किया जा सके और इक्वलिटी लाने की कोशिश की जा सके। ओके, देखो इक्वलिटी क्या होता है कि या तो आप अपने फाउंडेशन को, मतलब अगर हम बात करें कि इक्वलिटी लाने के दो प्रोसीजर हैं। मान लो हमारी सोसाइटी में यहाँ प्रेजेंट टाइम में डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर हम ये करें कि सभी को इक्वल करें, ठीक है, या फिर हम कोशिश करें कि वो पार्ट हमारी सोसाइटी का जिनको कुछ प्रिविलेज्ड, स्पेशल प्रिविलेज्ड उनको दिए जाए और उन प्रिविलेज्ड के बेसिस पर जो अदर कैटेगरी है उनके साथ में इक्वलिटी देने की कोशिश की जाए। यहाँ पर रिजर्वेशन वर्ड की बात की गई है, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं जिनको लेकर के आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम आया क्यों? इसका कारण ये है कि हमारे इंडिया में जो ओल्ड कास्ट सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम के ओरिजिन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करें कि हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सिस्टम जो था, जिसकी वजह से ही लास्ट में जाकर के जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस टाइम जब हम इंडिपेंडेंस गेन कर रहे थे तो हमें पता है कि हमारी सोसाइटी के कुछ पार्ट जो है वो बैकवर्ड हैं और उनको अपग्रेड करने के लिए रिजर्वेशन हमने स्टार्ट किया था। फिर बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम की बात की थी। इसके बाद में जो रिजर्वेशन सिस्टम जो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है उसको 1933 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड जो है उन्होंने कम्युनल अवार्ड के रूप में इसको प्रेजेंट किया था। ओके, मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एंड द दलित, इनके लिए स्टेट इलेक्टोरेट बना करके ये अवार्ड देने की उनको कोशिश की थी। लास्ट में अगर हम बात करें तो गांधी जी, अंबेडकर, उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया वेयर इट वाज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी ए सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट विद सर्टेन रिजर्वेशन इन इट।
उन्होंने बाद में जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने बोला कि एक हिंदू इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसमें अलग अलग आप रिजर्वेशन दे करके उनको इक्वलिटी दे सकते हो। इंडिपेंडेंस के बाद में शुरुआत में इंडिया ने एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन को रेगुलर किया था। ओबीसी के लिए 1991 में मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उसी के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया था। मंडल कमीशन के लिए मंडल कमीशन किस तरीके से बना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 में एक बात बोली गई है और इसमें पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो कभी भी क्या कर सकता है कि जो भी हमारी सोसाइटी की जो अलग अलग कैटेगरी है उनको रिव्यू करने के लिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बना सकता है। तो 1978 में बीपी मंडल कमीशन बनाया गया था कि हमारे इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आप रिव्यू कीजिए। अब इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने ये बोला कि हमारे इंडिया में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। ओके, इस कमीशन ने सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन किया और उन्होंने बोला कि इन क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। मंडल कमीशन ने कंक्लूड करते हुए बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से टोटल 52% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी है और उनको कम से कम 27% जो है वो जॉब में रिजर्वेशन देना ही चाहिए। और इसीलिए बाद में ये जो कमीशन है उन्होंने 11 इंडिकेटर के बेसिस पर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को डेवलप किया। और उसके बाद में ये जो रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो 27% रेगुलर किया गया। लेकिन इसमें भी देखो डिसीजन लिया गया क्रिमिलियर एंड नॉन क्रिमिलियर। ओबीसी क्लासेस में वो पर्सन, इसको लेकर के देखो बोला भी था मंडल कमीशन ने कि हमारे यहाँ पर ओबीसी कास्ट में अगर आप बात करोगे 3743 कास्ट ऐसी हैं जो ओबीसी में आएंगी, लेकिन उसमें भी जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो 2108 कास्ट ही हैं। मतलब ये जो कास्ट है इनके पास में इतना मनी है कि इनको कोई इक्वलिटी की जरूरत नहीं है और इसी को डिफाइन किया गया फिर क्रिमिलेयर मतलब उनके पास में मनी वेल्थ अच्छे से है तो वो compete कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में जा करके। ओके, तो इसके बेसिस पर क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर जो हैं वो दो चीज में इसमें डिफरेंशिएट भी किया गया था। इंदिरा साहनी केस में 1992 में ये बात बोली गई कि देखो 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। प्रेजेंट टाइम में हमने ये देखा कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर जो मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आती हैं, मतलब जिनको किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, उनके लिए भी 10% गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। ये जो एक्ट है उसने हमारे आर्टिकल 15 एंड 16 को चेंज किया और उसमें नए पॉइंट्स को इंसर्ट किया गया। अब देखो ये जो नया अनरिजर्व कैटेगरी में भी जो एक तरीके से रिजर्वेशन देने की बात की गई है, इससे क्या होगा कि जो एक स्टिग्मा रहता है हमारी सोसाइटी में कि सिर्फ जो जनरल कैटेगरी है उनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, तो वो स्टिग्मा खत्म होगा। मतलब सबको compete करने के लिए एक इक्वल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है और उसमें सभी बराबर है। ओके, अब रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोला जाता है कि इससे जो है वो कास्टिज्म सिस्टम जो ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन इसके पक्ष की अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लासेज जिनको हमें इक्वल लाना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम प्रियम्बल को आप देख लीजिए, चाहे फंडामेंटल राइट्स को बात कर लीजिए, हमने जो बेसिक पॉइंट जो रखा है वो रखा है इक्वलिटी। और इक्वलिटी लाने के लिए सबको कम से कम इक्वल जो चांसेज हैं वो तो मिले ना। और इक्वल चांसेस किस बेसिस पर मिलेगी? जो बैकवर्ड क्लासेज है जिनके पास में एक तरीके से हर तरीके के जो वो अवेलेबल ही नहीं है, रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जब आप दोगे तभी तो वो जाकर के compete कर पाएंगे। इसको लेकर के रिजर्वेशन के खिलाफ में भी और उनके पक्ष में भी मत दिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखो कोविड को लेकर के बताया गया है कि वैक्सीनेशन को हम 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट ईयर 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में अब ये देखा कि कोविड की जो प्रेजेंट टाइम में ओमिक्रॉन नया वेरिएंट देखने को मिला या फिर डेल्टा वेरिएंट नया देखने को मिला। इसके बेसिस पर ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में, एक सेकेंड, हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो इंडिया में कोविड वैक्सीन की वजह से जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। मतलब वैक्सीन जो है उन्होंने एक तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश की है, हमारे इंडिया में जो भी कोविड के केसेज हैं उन सबको कम करने की कोशिश की है। तो वैक्सीनेशन जो है वो सभी पर्सन को अपने ऊपर अप्लाई करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर ही है।
यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि 75 ईयर्स जो है, इस साल 75 ईयर्स हमें कंप्लीट हो जाएंगे, हमें इंडिपेंडेंस गेन किए हुए। इन 75 ईयर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स की बात की है। हमने ये बात की है कि हमें किस तरीके से, किन किन बेसिस पर हम अपने राइट्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि अगर इसके अलावा हम बात करें हमारे ड्यूटीज़ की, मतलब ड्यूटीज़ को ध्यान में रख कर के अगर हम वर्क करें, फोकस करें, सिर्फ राइट्स के ऊपर फोकस ना करें, ड्यूटीज़ के ऊपर भी फोकस करें, तो हमारा इंडिया जो है वो वेल डेवलप तरीके से आगे बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ राइट्स के ऊपर फोकस करने से हमने हमारे इंडिया को वीक किया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में 5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और गोवा में भी इलेक्शन हो गए। गोवा के जो फॉर्मर सीएम मनोहर पर्रिकर, उनका बेटा उत्पल पर्रिकर, वो उसी सीट से मतलब जो बीजेपी से टिकट की मांग कर रहा है जहां से उनके फादर चुनाव लड़ते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको उस सीट से इलेक्शन नहीं दिया, टिकट नहीं दिया है। तो ये इसको लेकर के पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। ओके, जनरल अवेयरनेस, मनोहर पर्रिकर आपको पता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे, फॉर्मर गोवा के सीएम रहे, और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 5 पर है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो केरला स्टेट से रिलेटेड है। केरला में आपको पता है कि वहाँ पर एक रेल लाइन निकालने की कोशिश की जा रही है, के रेल लाइन, ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि केरला को नॉर्थ टू साउथ जोड़ने के लिए एक सेमी स्पीड ट्रेन चलाने की कोशिश की जाएगी। अब उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने का कारण ये है कि जो भी एक्टिविस्ट है, जो भी एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने इसका अपोज किया है। उन्होंने ये बोला है कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, भले ही इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ओके, पॉजिटिव पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि देखो, जो इजीली है वो लोग जो हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल को कम से कम यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो हर एरिया जो है उसको इजीली कनेक्टिविटी दी जाएगी इस रेलवे लाइन के थ्रू, ताकि यहाँ पर जब लोग पर्सनल व्हीकल को कम यूज़ करेंगे, इसकी वजह से जो एक ट्रैफिक जैम जो देखने को मिलता है, एक मेजर इशू है, वो काफ़ी कम होगा, पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम होगा। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच वाला एरिया है। अगर वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करोगे नॉर्थ टू साउथ, तो बहुत सारी ऐसी हमारी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और वो जो उसका कंपनसेट आप कैसे करोगे, आप अदर एरिया में पेड़ लगाओगे, लेकिन जो कंपनसेशन है वो आप उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ये एक मेजर रीजन है। हमने पहले भी इसको लेकर के आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर जो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ पर इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट जो चलाई जाने की कोशिश की जा रही थी, उनको भी ख़त्म करने की ऐसे ही उनका विरोध किया था और उनको बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करवाने दिया था। जैसे कि यहाँ पर एक रिवर है, कुरुथी रिवर, केरला में ही कुरुथी रिवर के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की काम किया जा रहा था। उसको लेकर के यहाँ पर विरोध होता है, अपोज होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो बहुत ही इजी रेट्स पर हम सभी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कारण क्या रहा, जो अपोज जो किया गया, जिन्होंने अपोज किया उस प्रोजेक्ट का, उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, उससे क्या करोगे, यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ का जो हिली एरिया है, उसको एनक्रोच करोगे, वहाँ पर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे। अब जब हिली एरिया को आप खत्म कर दोगे, तो ये जो कुरुथी रिवर है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन ही हिली एरिया से होता है। और जब उसकी ट्रिब्यूटरीज ही नहीं रहेगी, वो मेन रिवर ही खत्म हो जाएगी, उसमें पानी ही अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपका इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या रहेगा, भैया आप बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, अब उसको आप ख़त्म कर रहे हो, तो ख़त्म करने के बाद में जब वो जिस चीज़ के लिए उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था वो सोर्सेज ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। इसी तरीके से ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि आप इसमें जो भी लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, जो भी यहाँ पर लैंड को आप एक तरीके से डिस्ट्रक्ट करोगे, उसकी वजह से जो नुकसान होगा, उसकी वजह से जो अदर इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, उसको आप कभी भी कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी स्टेप्स लिए जाएं, उनको बेहतरीन तरीके से एग्जामिन किया जाए और उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि
DPR क्या होता है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके एग्जामिनेशन के बाद में ही, इसको एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के बाद में ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके रिलेटेड डाटा को सबमिट करेगी। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के जो भी डाटा है उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, उसको सबमिट किया जाएगा इसके कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिव्यू किया जाना था, जो भी सर्वे किया जाना था, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं किया गया, एरियल सर्वे किया गया है कि हाँ यहाँ से इस प्रोजेक्ट को निकाल देंगे। इसी के बेसिस पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए जिस लैंड को आपने आइडेंटिफाई किया है, कम से कम वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एनवायरनमेंट सेंटर जो हैं, उन लोगों के पास जा कर के उस लैंड को अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो कम से कम वहाँ जा कर के देखो कि किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, कि कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ आपने एरियल सर्वे कर दिया और उसके बेसिस पर आपने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर दी और सबमिट कर दिया और बोलते हो कि अप्रूवल दे दो और हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को लेकर के है। कोविड को लेकर के हमने देखा कि जो कंपनसेशन की बात की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करंट में बात बोली है कि अलग अलग स्टेट में बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन मिले हैं कोविड से कंपनसेशन लेने के लिए, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो पैसे को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके पास में फंड की कमी है या फिर कारण ये भी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी बेसिस पर, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर बहुत सारी एक तरीके से हर्डल्स आ रही है और उन हर्डल्स को अगर आपको क्रैक करना है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब ये इशू क्या है? इशू ये है कि कोविड की जो अलग अलग वेव हमने देखी और उसमें जिन पर्सन्स की डेथ हो गई और वो अपनी फैमिली में 1 पर्सन ही थे, उन्हीं के बेसिस पर वो फैमिली चल रही थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको कंपनसेट करना होगा। हर परिवार को 50,000 रुपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाने होंगे। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब ये कंपनसेशन की बात आ रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात रखी गई थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी कोविड की वजह से डेथ हुई, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है कोविड सर्टिफिकेट, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोविड किस वजह से उनकी डेथ हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली थी कि ऐसा कोई पर्सन, मान लो कोई कोविड की वजह से पॉजिटिव हुआ और एक लंबे टाइम के बाद में उसकी डेथ होती है, तो अगर 30 डेज़ के बाद में 30 डेज़ तक उसकी डेथ होती है किसी अदर कारण से, मान लो वो नेगेटिव भी हो गया, लेकिन फिर भी उसको माना जाएगा कोविड की वजह से ही। तो एक तरीके से जुडिशरी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, तो कोविड की टाइम में जुडिशरी ने क्या क्या रोल प्ले किया उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ये कंपनसेशन वाला पॉइंट जो है वो आप अपने मेंस में लिख सकते हो। ओके, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी इशू होते हैं तो जुडिशरी के क्या क्या स्टेप रहे ये इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपके पास में एप्लीकेशन आ गई, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का आपने कारण ये बताया कि वो जो एप्लीकेशन है वो फुल्ली तरीके से उनको अच्छे से राइट डाउन नहीं किया गया है हर पॉइंट को, और इसमें आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके के कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होंगे, आप उनको पर्सनली व्यू करोगे और अगर उसमें कुछ कमी है तो उन पर्सनस को दोबारा से अवेल करोगे कि आप इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दोबारा से रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए कि एप्लीकेशन में कुछ कमियां थी इसलिए आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, आपको नहीं करना है। और जो कंपनसेशन है वो जल्दी से जल्दी उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी लाइफ को एक रेगुलर तरीके से या फिर सस्टेन कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर यमन को लेकर के आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2015 से यमन के बीच में, यमन में जो यहाँ पर हैती रिबेल्स हैं एक तरीके से उनके बीच में, और सऊदी अरेबिया जो है वो रेगुलर इनमें क्लैश चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने 2015 में इस क्लैश को इसलिए स्टार्ट किया था, सऊदी अरेबिया ने अदर कंट्रीज़ का साथ लेकर के बोला कि जल्द ही हम यहाँ पर जो भी हैती रिबेल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर दोबारा से जो गवर्नमेंट है उसको अवेल करेंगे। सबसे पहले आपको इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। देखो, ये जो हैती रिबेल्स हैं वो जैदी, मतलब यहाँ की यमन की पॉपुलेशन में जो जैदी पॉपुलेशन है वो 35% है। जैदी हैती रिबेल्स जो हैं वो जैदी पॉपुलेशन है और सिया सेक्ट को फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यमन के मैप से आप देखिए, यहाँ देखिए वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, ये यमन है।
यमन जो है सबसे पहले तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वाला जो पॉइंट है, मर्जिंग पॉइंट, जहाँ पर बाब अल मंडब स्टेट है, यहाँ पर इस एरिया में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जैदी सिया सेक्ट को फॉलो करने वाली 35% पॉपुलेशन थी। अब इनका क्या था कि जो जैदी सेक्ट था, जो सिया सेक्ट को फॉलो करता था, उनका एक हेड था जिनका नाम था हेती। अब एक टाइम के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन रहती है, सिया सेक्ट को फॉलो करती है, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ये जो जैदी पॉपुलेशन है उनके हेड को असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद में ये जो हैती रिबेल, ये जो ग्रुप है, जो जैदी पॉपुलेशन है, वो हैती रिबेल ग्रुप के रूप में सामने आता है, मतलब एग्रेसिव फॉर्म अपना लेता है, क्योंकि इनके जो हेड था उनको असैसिनेट कर दिया गया। तो 2004 के लगभग आकर के ये एक तरीके से एग्रेसिव तरीके से ये जो जैदी पॉपुलेशन है यहाँ पर इंक्रीज होने लग जाती है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको कैप्चर करने की कोशिश करने लग जाती है। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ इस हैती ग्रुप का। अब एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर सिया सेक्ट को फॉलो करने वाली थी ये हैती रिबेल्स, और यहाँ पर जो ईरान है वो भी सिया सेक्ट को फॉलो करता है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया और यहाँ पर जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करती हैं सुन्नी सेक्ट को, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लैश और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने में और जो जैदी ग्रुप्स है या फिर जो हैती रिबेल्स हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट को अपने अंडर करने की कोशिश की। अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो यमन का बहुत सारा पार्ट जो है इस हैती रिबेल्स के अंडर है। अब 2015 में क्या होता है कि सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ है उनका साथ लेकर के कोशिश की कि हम अटैक करेंगे यहाँ पर हैती रिबेल्स के ऊपर और एक तरीके से यहाँ पर दोबारा जो गवर्नमेंट है उनको कोशिश कर देंगे। लेकिन पिछले 7 साल से यहाँ पर रेगुलर क्लैश चल रहा है और अभी तो हमने देखा कि यमन ने यहाँ पर जो हैती रिबेल्स है उन्होंने यूएई पर भी अटैक किया है, क्योंकि यूएई ने यहाँ पर जो एक अदर मिलिशिया ग्रुप है उसको, मिलिटिया ग्रुप है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की थी 2020-21 के टाइम में। तो इसी को लेकर के ये विरोध करने की कोशिश की गई है और यूएई के ऊपर अटैक हुआ। अब सऊदी अरेबिया के मानना है कि यहाँ पर जो हैती रिबेल्स है उनको ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि दोनों सेम सेक्ट को, सेम जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी सुन्नी सेक्ट जो है, सुन्नी इस्लाम जो है उसको सुप्रीम बनाना चाहता है। और यहाँ पर ईरान जो है, ऐसा मानना है सऊदी अरेबिया का कि ईरान इनको सपोर्ट करता है और जो सिया सेक्ट है उस आइडियोलॉजी को सुप्रीम बनाना चाहता है, जिसकी वजह से मतलब आइडियोलॉजी बेसिस जो है वो क्लैश यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि जो भी ट्रेजेडी है, हमने ये तो देख लिया कि 7 साल से रेगुलर वोर चल रहा है और उससे पहले भी यहाँ पर प्रोटेस्ट और अपोज जो है वो रेगुलर चल रहे थे। मतलब वोर से तो यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। लास्ट में क्या है, आपको बैठ कर की बात ही करनी होगी। हमने ये देखा कि अफगानिस्तान वाला इशू अगर हम देखें, वहाँ भी लगभग 20 ईयर्स तक यूएस की आर्मी रही, लेकिन वहाँ पर कभी भी उस क्लैश को हम खत्म नहीं कर पाए। प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि डिस्कशन के थ्रू, टॉक्स के थ्रू ही उस इशू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट जो भी ग्रुप्स हैं जिनके बीच में जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, ना सिर्फ उन ग्रुप के बीच में बल्कि उन ग्रुप्स को जो बैक कर रहा है जैसे ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, उनके बीच में भी डिस्कशन होना चाहिए। तभी जाकर के जो रीजनल पावर्स हैं उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उनको हम खत्म कर पाएंगे और यमन को दोबारा से रिबिल्ड कर पाएंगे। ओके, अरेबियन पेनिसुला में जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी जो है उसको रीस्टोर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आसाम और मेघालय के बीच में कुछ इशू है। थोड़े दिन पहले हमने आसाम और मिजोरम के बीच में भी कुछ इशू देखा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ विरोध भी देखने को मिला था, कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ भी वहाँ देखने को मिली थी। और अब इसी सेम तरीके का आसाम और मेघालय के बीच में बॉर्डर इशू है। इसको लेकर के वो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं अमित शाह से, और इन्होंने बोला है कि 26 जनवरी के बाद में इस बाउंड्री इशू को जल्दी सोल्व किया जाएगा। हमें पता है कि किसी भी स्टेट का जो एरिया को अगर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, किसी एरिया का नेम चेंज करना है, ये सारी पावर जो है वो सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 3 के अंडर। ओके, तो इसी से ये लगता है कि जो सेंटर है वो हमारे यहाँ पर मोर पावरफुल है। स्टेट का जो एग्जिस्टेंस जो है वो ही एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी जो सेंटर है वो किसी भी स्टेट को बाइफरकेट कर सकता है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री को कम ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डीओपीटी की कुछ रूल्स हैं
मतलब डेपुटेशन पर जाने के लिए जो कैडर रूल्स होते हैं उनमें चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि हमने ये देखा कि स्टेट से जो सेंटर में डेपुटेशन के लिए जो ऑफिसर्स आने चाहिए उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। ओनली 10% ऐसे मिड लेवल IAS ऑफिसर्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इसलिए अपने यहाँ पर अपॉइंट करती है कि एक टाइम के बाद में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर ऑफिसर्स की जब कमी होती है तो वो स्टेट से जो ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाती है। हमें पता है कि IAS और IPS जो सर्विस है उसको बनाया गया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने इस सर्विस को बनाया था, और इस सर्विस को बनाने का मेजर कारण यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको बनाया जाए, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इनको रिक्रूट किया जाए और स्टेट्स में फिर इनको अपॉइंट किया जाए, ताकि दोनों स्टेट पर, दोनों लेवल पर, मतलब कैडर बेस्ड रूल के बेसिस पर यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए। ये जो आर्टिकल है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके अलावा मॉरिशन के जो उनके काउंटर पार्ट हैं प्रविंद कुमार जुगनौथ, उन्होंने दोनों ने मिल करके वर्चुअली तरीके से कुछ जॉइंटली कुछ सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का इस आइलैंड नेशन में इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक बिल्डिंग का भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, ताकि इनॉग्रेशन किया है सिविल सर्वेंट्स जो ट्रेनिंग है वहाँ पर हो सके, उसके लिए एक बिल्डिंग को इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया है। अब ये जो मॉरिशस जो है उसकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, यहाँ देखिए ये इंडियन ओशियन वाला जो पार्ट है वहाँ पर जो मॉरिशस स्टेट है वो सिचुएटेड है। आपको ये बताना है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। आपका क्वेश्चन ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास होती है। इसके नेम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फर्स्ट आर्टिकल है ब्रह्मोस को लेकर के। ब्रह्मोस ने अपनी एक्सटेंडेड रेंज, मतलब ब्रह्मोस का जो नया एक तरीके से वर्जन है उसको लॉन्च किया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है, ताकि हमारे हर तरीके से ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया जाए और इसका यूज़ किया जा सके एज ए डिस्ट्रॉयर। मतलब इंडिया की अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किस किसने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपना एक नया प्लान रिलीज किया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला कि हर स्टेट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उन स्टेट जो हर स्टेट जो है उन प्रोजेक्ट को कितने टाइम में उनको रिलीज करता है, उनको अप्रूवल देता है, उसके बेसिस पर स्टेट्स को क्या दिए जाएंगे, स्टार दिए जाएंगे, कुछ उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स के बेसिस पर स्टेट्स को डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ आपके पास 1 स्टार स्टेट हो, आप 5 स्टार स्टेट हो। इसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको बहुत ज़्यादा जो मनी है वो अप्रूवल किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इसमें देखो टारगेट भी डिसाइड किया गया है कि आप 75 डेज में उसको रिलीज़ करते हो, क्लियरेंस देते हो, या फिर 105 डेज में आप उसको क्लियरेंस देते हो, या फिर इससे ज़्यादा दिन अगर आपको लगते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा और इसके बेसिस पर रेटिंग दी जाएगी स्टेट को। अब इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपोज किया है। उन्होंने ये बोला है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को हम रिलीज़ करते हैं, अप्रूवल देते हैं, तो उसके बेसिस पर हम रिव्यू करते हैं। जैसे अभी हमने देखा केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, उसको अप्रूवल दिया गया, क्लियरेंस दिया गया, लेकिन एरियल सर्वे के थ्रू। ओके, आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखा ही नहीं कि उसकी वजह से क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन कौन सी हमारे एरिया में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए कि अप्रूवल आप दोगे और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, उसमें अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया तो इसकी वजह से जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो तो अपने पॉइंट्स को, अपने स्टार को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि सेंटर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इसकी वजह से जो भी अप्रूवल, जो भी क्लियरेंस जो है वो एक के बाद में जो अप्रूवल है वो दिए जाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम बहुत सारे मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाते हैं कि एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, क्लाइमेट चेंज को सेव करेंगे। कोप जैसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे हर चीज़ को तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट का अपनी तरफ से मानना है कि देखो, जब हम टाइम बाउंड तरीके से, मान लो
पहले आपने बोल दिया कि अप्रूवल आप अपनी तरफ से दे दीजिए, लेकिन अब अगर हम टाइम बाउंड तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो टाइम बाउंड में क्या होगा कि स्टेट के ऊपर एक बर्डन रहेगा और वो उस काम को फटाफट तरीके से करने की कोशिश करेगा, मतलब फास्टली तरीके से वो जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा। गवर्नमेंट का ये बोलना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर, यहाँ देखिए फॉरेन पीस पर। यहाँ जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन को लेकर के है। यूएस ने वार्निंग दिया है रशिया को कि अगर आप यूक्रेन को इन्वेड करते हो, उसके ऊपर एनक्रोच करते हो, तो आपको कुछ इशू देखने को मिलेगा, यूएस आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर यूएई ने बोला है कि हैती ग्रुप जो है उसने ड्रोन मिसाइल जो है वो अबू धाबी अटैक में यूज़ किए थे। अभी हमने देखा इसको, यमन वाला इशू ही है जिसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो साउथ चाइना सी को लेकर के है। साउथ चाइना सी आपको पता है कन्फ्लिक्टिंग जोन है। चाइना इसके ऊपर अपनी जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट करता है कि ये जो सारा पार्ट है वो मेरे अंडर आता है। 9 डैश लाइन वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन जो अदर एरियाज़ है, अदर कंट्रीज़ हैं, वो बोलती हैं कि ये हमारे अंडर आता है। ओके, अब यहाँ पर यूएस की एक जो शिप है, यहाँ की यूएसएस की साउथ चाइना शिप में एक शिप देखने को मिली। ओके, वारशिप सेल जो है, वारशिप जो है वो यूएस की यहाँ पर सेल हुई, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यूएस ने बोला कि जो भी अनक्लोज लो है 1982 के सी के जो लो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रैवल किया है, और जो साउथ चाइना सी है वो तो सभी के लिए ओपन है, इसको तो सभी जो कंट्री हैं वो ओपन कर सकती हैं। इसके ऊपर चाइना क्लेम कैसे कर सकता है कि सिर्फ ये जो एरिया है वो सिर्फ मेरे ही अंडर आता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है 2016 में कनाडा और यूएस की जो भी वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कंप्लेंट की थी हेडेक को लेकर के। पॉसिबल था कि ब्रेन डैमेज को लेकर के उन्होंने कुछ बोला था कि इस तरीके की कुछ हाई पिच्ड साउंड उन्होंने सुनी है जिसकी वजह से ये डैमेज देखने को मिला है। अब इसको लेकर के इसको हवाना सिंड्रोम डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि देखो कोई भी फॉरेन पावर ने इस तरीके का ग्लोबल कैंपेन चलाने की कोशिश नहीं की थी कि अदर कंट्रीज़ के जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी वहाँ के पर्सनल हैं, जो भी वहाँ के आर्मी मेंबर्स हैं, उनको इफेक्ट किया जा सके। ओके, और ये नेचुरल था, कोई भी ज़्यादा मतलब इसमें कुछ मिस्टीरियस हेडेक तरीके से इसको ना देखा जाए। ये जो भी थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो एक नेचुरल प्रॉब्लम थी। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन है। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।